नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 5 की, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 की कार्यपालिका हमने देखी थी। अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक हमने एक एक अनुच्छेद के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान में क्रम से शब्द से कैसे लिखे गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे जो कि भारत का संविधान, जो कि भाग 5, कौन सा भाग 5 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है संघ सरकार, यूनियन, जो कि हम संघीय सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 5 का आज हम बात करेंगे अध्याय 2, जो कि एक हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट भी किया होगा, नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो भाग 5 का अध्याय 1। आज हम बात करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट, जिसे हम संघीय व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं, देश का विधानमंडल भी कह सकते हैं, कानून बनाने वाला, विधि का निर्माण करने वाला संसद, जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक, ध्यान दो साथियों, 79 से 122 तक कुल 44 अनुच्छेदों में संसद का उल्लेख है। संघीय व्यवस्थापिका के बारे में बताया, विधायिका के बारे में, जो कि आज हम इसे देखेंगे क्रम से कि अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक क्या शब्दावली दी गई है संविधान के अंदर। शब्द से क्रम से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हो सकता है आज कुछ और ही ज्यादा छोटे होंगे, इसलिए अच्छी प्रकार से सुनना, कवर करना, क्योंकि मैं प्रत्येक लाइन को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए चलूंगा, तो आप नोट कर लेना। संभवतः अंत में मैं जूम करके भी आपको ये बोर्ड दिखा दूंगा साथियों, इसलिए नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत काम आएंगे आगे के कंपटीशनों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, धारा 79। देखो आज मैंने आर्टिकल नाम लिखे हैं, ध्यान दो साथियों, इसका अर्थ होगा अनुच्छेद। ये मैंने क्रम डाले हैं पहले, जो कि 15, उसका में 16 से 30 और उसका में 31 से 44, कुल कितने 44 अनुच्छेदों में ही तो है संसद, पार्लियामेंट, देश की विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, और जिसका काम क्या होता है, विधि का निर्माण, कानून का निर्माण करना, नियम तैयार करना, व्यवस्थापन बनाना, जिसके आधार पे कार्यपालिका कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। आई ना बात समझ में? तो संसद क्या हमारी व्यवस्थापिका है देश की, तो उसी से संबंधित ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ध्यान दो साथियों। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 79, 79 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना, जो कि संसद का गठन है। इसमें यह है शब्दावली, टाइटल, शीर्षक दिया गया है। ये जो मैंने लिखी है ना, ये संविधान के अंदर शीर्षक है, टाइटल है, उसके बाद में आगे उसकी व्याख्या दे रखी है कि भारत की एक संसद होगी जो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तीनों का संयुक्त नाम क्या है? संसद है। संसद में तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग कितने? 3 और सदन कितने? 2। ध्यान देना। उसके बाद में 80, आर्टिकल 80, यह भी महत्वपूर्ण है, राज्यसभा की संरचना,
पहले राज्यसभा बताइए, न कि लोकसभा। हाँ, हम प्रयोग करते हैं तब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा पहले आती है ना, तो यहां पे राज्यसभा का पहले गठन संरचना बताइए। इसी में है राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी अधिकतम, ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद में आर्टिकल 81, ध्यान दो साथियों, 81 में लोकसभा की संरचना, 81 के अंदर लोकसभा, 80 में राज्यसभा। तो ध्यान देना, सरल या सरला भी कह सकते हो, इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। सरला कह दो या सरल कह दो, ऐसी ट्रिक भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में? सुनो अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही छोटे लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाया जाए एक ही क्लास के अंदर। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास बड़ी या लंबी भी होती है, लेकिन है महत्वपूर्ण। ये मैं कहता हूं, आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी, इसलिए नोट कर लो। बड़ी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके लिए कोई बड़ी क्लास नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई के समय नहीं देखा जाता। अगर आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप कितने ही घंटे पढ़ सकते हो। घंटे को, समय को मत देखा करो कि मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ा, ना जी ना। जितनी आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उतना पढ़ा करो। हाँ, बीच बीच में आप गैप लेकर के रेस्ट कर सकते हो। जब भी आपका दिमाग थक जाए, घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके बाद में 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो बीच में। जो भी अन्य कार्य करना हो, चाहे आप कहोगे चाय पीनी हो, गर्म पानी पीना हो, या व्हाट्सएप, फेसबुक एक बार 5 मिनट के लिए चलानी हो, या अन्य किसी से बात करनी हो, तो वो कार्य आप कर सकते हो। लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। गौर कर लो साथियों, सफलता तभी मिलेगी, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे। ये बात तो मैं बार बार कह भी रहा हूं ना, गौर करो इस बात पे, अगर आपको सफल होना है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन तीनों को तैयार कर सकते हो। आगे देखो आर्टिकल 82, जो कि प्रत्येक जनगणना जो 10 वर्ष के बाद होती है ना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा सीटों का। ध्यान दो साथियों। उसके बाद में आर्टिकल 83, संसद के सदनों की अवधि लोकसभा की 5 वर्ष होगी। ध्यान देना, जो कि चुनाव के बाद में 5 वर्ष पहली बैठक से, और उसके बाद में राज्यसभा की कोई अवधि नहीं, उसके सदस्यों की होगी। ध्यान देना, 6 वर्ष। उसके बाद में 84, जो कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, योग्यताएं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वह भारत का नागरिक हो और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। ठीक है ना बात समझ में? तो इस तरीके से तैयार करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं बीच में बोलते हुए चल रहा हूं ना, उन्हें नोट कर लेना, बहुत काम की बात है, ध्यान देना इस बात पे। हाँ जी, आगे देखो आर्टिकल 85, महत्वपूर्ण लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संसद के सत्र बुलाना, उनका सत्रावसान करना और लोकसभा को विघटन करना। लोकसभा का विघटन है, राज्यसभा का नहीं होगा, वह तो स्थायी सदन है संसद का, और संसद भी विघटित नहीं होती। गौर कर लेना, ओनली फॉर लोकसभा। प्रधानमंत्री के कहने पे या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा को भंग, विघटित करेगा। ये बात लिखी है 85 में। उसके बाद में अनुच्छेद 86, ये भी कई बार पूछ लिया गया, मोस्ट लगाना, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा।
अभिभाषण देगा, दोनों में अलग अलग भी दे सकते हैं और समवेत भी दे सकते हैं, दोनों को संयुक्त बुला करके भी। ध्यान दो, इस पे ध्यान देना। और संदेश भी भेजेगा। उसके बाद में 87, यह अभी पीछे पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, ध्यान देना। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो कि 2 स्थितियों में, कहने को लो, सर्वप्रथम तो जब नवगठित लोकसभा होती है उसके पहले अधिवेशन को संबोधित करना, पहली बैठक को विशेष अभिभाषण, और ध्यान, प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को संबोधित करेगा तब अभिभाषण देगा। ध्यान रखना, 2 स्थितियां बताइए जो राजस्थान पुलिस में पूछा था ना, ये कहने को लो नवगठित लोकसभा के पहले अधिवेशन में अभिभाषण देगा विशेष। उसके बाद में वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा ना उसमें भी देगा, अलग अलग भी दे सकता है। और ध्यान रखना कि समवेत साथ में भी दे सकता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। किसमें? 87 में, 87। ध्यान दो साथियों। उसके बाद में आर्टिकल 88 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ध्यान दो साथियों। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ध्यान से सुनना। जो भी भारत के मंत्री होंगे, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रधानमंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, वो सदनों में भाग ले सकते हैं, दोनों में, चाहे उसका सदस्य ना हो। अगर वो लोकसभा से तो राज्यसभा में जा सकते हैं, अगर वो राज्यसभा से तो लोकसभा में भी जा सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन जिस सदन का वह सदस्य वहीं पर मतदान करेगा, दूसरे में मतदान नहीं करेगा, भाग ले सकता है। आई क्या बात समझ में? अगर लोकसभा का कोई भी मंत्री है तो वो राज्यसभा में जा तो सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान देना, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन जब मत की बारी आएगी मत नहीं देगा। और इसी प्रकार भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, लेकिन मत नहीं देगा, न लोकसभा में न राज्यसभा में। तो यही तो है वो पदाधिकारी जो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता और न मत देता है, वोटिंग नहीं करेगा। हाँ, मंत्री है ना, वो कम से कम जिस सदन के सदस्य है ना वहां पर तो मत करेंगे, जिसके नहीं है ना वहां मत नहीं करेंगे। आ गई ना बात समझ में? नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, आगे देखो आर्टिकल या अनुच्छेद 89 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ध्यान दो, जो कि अनुच्छेद 64 में भी यही बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और वही बात यहां पर भी लिखी हुई है कि ध्यान देना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो कहने का मतलब 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे देखो 90, जो कि उपसभापति का पद रिक्त होना, और सभापति का पद रिक्त हो गया हो या पद त्याग हो और पद से हटाया जाना, उस विधि का उल्लेख है। उसके आदमी 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति है इसके अंदर। ध्यान देना, जबकि सभापति नहीं है, अनुपस्थित है, तो उपसभापति, और अगर उपसभापति भी नहीं है तो अन्य कोई व्यक्ति, ध्यान देना, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रपति एक पैनल तैयार करता है वरिष्ठ सदस्यों का, उनमें से अध्यक्षता करते हैं। यह बात भी ध्यान देना साथियों। उसके बाद में 92, जो कि जब सभापति या उपसभापति को राज्यसभा के
पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। जब सभापति और सभापति को मान लो हटाया जा रहा है तो उस समय वे अपने पद पर नहीं रहेंगे। मान लो सभापति को हटाने का संकल्प प्रस्ताव आया हुआ है तो उस समय वह सभापतित्व नहीं करेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, उपसभापति करेगा सभापतित्व। समझ गए ना? तो उस समय वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ध्यान दो साथियों, कहने का मतलब है कि ये चारों, ध्यान देना, जो कि 89, 90, 91, 92 राज्यसभा के सभापति और उप सभापति से संबंधित है। चारों ही ध्यान देना, 89, 90, 91 और 92 राज्यसभा के सभापति और उप सभापति संबंधी प्रावधान बताते हैं। इसी प्रकार अगले चार जो कि 93, 94, 95 और 96, इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हो साथियों। ध्यान दो, आर्टिकल 93 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है साथियों। समझ में तो आ रहा है ना? कहीं आप कहोगे सर आप बहुत जल्दी बोले हो, तो क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास वैसे ही बड़ी बन जाती है, लंबी बन जाती है, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने की सोचता हूं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मेरे को कुछ जल्दी भी बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको समझाया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपके क्लियर होता हुआ चले। ठीक है ना? पल्ले पड़े है ना? समझ में आ तो रहा है ना? जो कि हम बात कर रहे हैं भाग 5 के अध्याय 2 की, जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट, व्यवस्थापिका, जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक कुल 44 अनुच्छेद है ना, उनको हम शब्द से क्रम से देख रहे हैं एक जगह। वैसे मैंने लगभग ये मानो टॉपिकों के वीडियो बना रखे हैं, वहां पर आप इनका एक्सप्लेन देख सकते हो। यहां तो केवल सार संग्रह के रूप में एक जगह इकट्ठा किया है मैंने, क्रम से एक सारणी के बतौर आप कह सकते हो बनाया है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, अनुच्छेद 93 जो कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था करता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला अपने राजस्थान से ही कोटा बूंदी के लोकसभा सदस्य सांसद है, लोकसभा में कोटा बूंदी से, वही है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष किसी को नहीं बना रखा वर्तमान में। ध्यान दो साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था अनुच्छेद 93 में है। ठीक है? आगे देखो, आर्टिकल या अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की बात है यहां पे। उसके बाद में आर्टिकल 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की शक्तियां, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, अगर दोनों ही नहीं है तो अन्य जो व्यक्ति बनेगा उसकी शक्तियों का उल्लेख है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान देना। उसके बाद में आर्टिकल 96 जो कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आई बात समझ में? जब लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, विचाराधीन है सदन में, तो उस समय वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। आ गई ना बात समझ में? तो कहने का मतलब ये चार तो राज्यसभा के
सभापति और उपसभापति से संबंधित है, जबकि यहां 93 से लेके 96 तक ये 4 ध्यान देना जो कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ऐसे तैयार कर सकते हो अनुच्छेद। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये अनुच्छेद कैसे तैयार किए जाएं, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी तो बताया था कि आपको अति महत्वपूर्ण है, वो तो तैयार करने ही पड़ेंगे। साथियों गौर करो इस बात पे। अब आपको सोचना है कि किस तरीके से किए जाएं। हाँ साथियों आगे देखो, आर्टिकल 97 जो कि सभापति और उपसभापति राज्यसभा के तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के। राज्यसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है उसे तो सभापति और उपसभापति नाम से संबोधित करते हैं, जबकि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है जो दूसरी अनुसूची में है उसके अनुसार मिलेगा। ध्यान देना, इन चारों का वेतन दूसरी अनुसूची में दे रखा है नाम। इन चारों के नाम है दूसरी अनुसूची के अंदर। जो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़ करके 12 हो गई है। वर्तमान में 12 है और उसमें से दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है, तो उसमें इन चारों का नाम है। साथियों गौर कर लेना इस बात के ऊपर, ठीक है ना। आगे देखो, आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय, दोनों सदनों के अपने अपने सचिवालय है, कर्मचारी उसके अंदर, उनका उल्लेख है। उसके बाद में आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुसूची 3 के अनुसार। ध्यान देना, जो कि सदस्य होंगे ना, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उनकी शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ध्यान दो साथियों, जहां पर लोकसभा राज्यसभा अलग नाम है वहां आपको अलग करना है। जहां नाम नहीं दे रखा वहां पे आपको मान के चलना है कि लोकसभा सदस्य भी यही है और राज्यसभा सदस्य भी यही है। आ गई ना बात समझ में? हाँ साथियों आगे देखो, आर्टिकल 100 ध्यान देना, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये ध्यान देना। गणपूर्ति कहां पे? 100 में, और गणपूर्ति कितनी है? 1/10, 10वां भाग। ध्यान दो साथियों, 1/10 जो कि लोकसभा में तो होगी 55 सदस्य, राज्यसभा में होगी 25 सदस्य। 1/10 100 के 10, तो आप देख लो 545, जो कि वर्तमान में आप कहोगे 543 ही है, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया, उनकी काले अवधि नहीं बढ़ाई गई। जो वर्ष सीमा थी ना उसे इस बार नहीं बढ़ाया गया। हाँ साथियों, 1/10 गणपूर्ति। उसके बाद में आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। मान लो एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन गया तो किसी एक से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपना स्थान खाली करना पड़ेगा, एक ही जगह रह सकता है वो। उसके बाद में आर्टिकल 102 जो कि सदस्यों के लिए निरहताएं, कि उसके लिए कुछ ऐसी निरहताएं हैं कि वो इस तरीके का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक तो विकृत मानसिक वाला नहीं होना चाहिए, एक वो आप देखोगे आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं होना चाहिए, वो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें दे रखी यहां पे कि सदस्यता के लिए निरहताएं। उसके बाद में आर्टिकल 103 ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।
कहने का मतलब है संसद सदस्यों को हटाना, निर्योग्यता के आधार पे जब हटाया जाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, जो कि भारत के चुनाव आयोग के कहने पर, सिफारिश पर, और राष्ट्रपति का निर्णय विनिश्चित होगा। यह भी ध्यान देना। कहने का मतलब यही है, संसद सदस्य की निर्योग्यता का फैसला राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयोग की सिफारिश पर। ठीक है ना, समझ गए। लेकिन याद रखना, दल बदल नाम होना तब सदन का अध्यक्ष आएगा। अगर लोकसभा का सदस्य है, दल बदल संबंधी निर्योग्यता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो फिर राज्यसभा का सभापति करेगा। लेकिन वैसे ही उसकी निर्योग्यता फैसला, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ध्यान दो, राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयोग की सिफारिश पे या सलाह पे। ये बात है 103 में। उसके बाद में आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 जो कि शपथ प्रतिज्ञा ले रखा है के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या रहित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए शक्ति, ध्यान देना कि उसे हटा दिया गया है, निर्योग्य घोषित कर दिया गया, फिर भी वो बैठक में भाग लेता है तो उसे 500 रुपए प्रतिदिन की जुर्माना लगेगा, पेनल्टी देनी होगी। ध्यान दो साथियों, प्रतिदिन 500 रुपए। अगर उसे हटा दिया फिर भी वो भाग ले रहा है कार्रवाई में, मत दे रहा है, ये मानो कि वहां पर बैठा है सदन में, तो 500 रुपए प्रतिदिन के लगेंगे। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि यह भी ध्यान रखना, जो कि सदनों में मतदान या रिक्ति है ना 100 वाले, इसमें एक बात याद रखना कि संसद सदस्य अगर लगातार 2 महीने 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। 60 दिन लगातार कंटिन्यू 2 महीने 2 माह 2 मंथ अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यह बात किसमें? 100 में है, ध्यान दो। जबकि यहां पर उसे 500 रुपए की पेनल्टी दी गई है। उसके बाद में आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि के संबंध में प्रावधान है। सदस्य संबंधी, समिति संबंधी प्रावधान दिए हैं। उसके बाद में आर्टिकल 106 अनुच्छेद 106 में कहा है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते जो कि संसद समय समय पर कानून बना करके तय करेगी, वो वेतन भत्ते मिलेंगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को। तो वेतन भत्ते का उल्लेख कहां है? आर्टिकल 106 में है। आगे ना बात समझ में, कंटिन्यू इनको लिखते चलो, समझते चलो प्यारे विद्यार्थियों, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो आगामी कॉम्पिटिशनों में जो पेपर होंगे उसमें आ सकते हैं, तो उस समय देखना आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके अगर आपका पढ़ा हुआ करोगे तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी साथियों। आगे देखो आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 जो कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ध्यान देना, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बताई हैं। 107 में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट है तो सभी है और नहीं है तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। क्या वो आपको पूछ करके बनाएगा? जो आप ज्यादा सोचते हो, जो आप पढ़ते हो ना, वो तो बनाता ही नहीं है। वो ये सोचते कि यहां स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, यहां से बनाओ, जो बहुत से स्टूडेंटों को बाहर कर दिया जाएगा, प्रतियोगिता से बाहर हो जाए वो, इसलिए ध्यान देना। उसके बाद में आर्टिकल 108
अति महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत बड़ा है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कुछ दशाओं में, और वो 3 दशाओं का उल्लेख किया है यहां पे। एक सदन पारित कर दे, दूसरा उस पर असहमत हो जाए तो, एक ने पारित कर दिया, दूसरे में उसने संशोधन कर दिया तो दोनों असहमत हो जाए तो, एक ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने उसे 6 माह से ज्यादा का समय लगा दिया, कोई भी ये मानो जवाब नहीं दिया, तो 3 कंडीशनों में कौन सा भी सदन हो सकता है? ध्यान देना साथियों। तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और आज तक कितनी हुई है? 3 संयुक्त बैठक हुई है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा। पढ़े है न पल्ले? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें आगे, क्लियर होते हुए चले ना। अनुच्छेद आर्टिकल 79 से लेकर के 108 तक हमने पढ़ लिए, और कितने पढ़ने हैं? 122 तक, क्योंकि 79 से 122 तक संसद का व्यवस्थापिका का उल्लेख है, विधायिका का, देश का विधान मंडल, विधान बनाने वाला मंडल पार्लियामेंट। ठीक है ना साथियों? चलो तो आगे देखो आर्टिकल 109, जो कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। ध्यान दो यहां पे। उसके बाद में आर्टिकल 110, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ जी, इसके अंदर है धन विधेयक की परिभाषा, जो कि मनी बिल, धन विधेयक क्या होगा उसकी परिभाषा बताइए। वित्त विधेयक अलग होता है, ध्यान दो, जबकि धन विधेयक अलग होता है। कौन सा विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करेगा, इसका फैसला कौन करता है? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला या प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। धन विधेयक से पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है राष्ट्रपति की। ध्यान दो साथियों, ऐसे ही तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशनों में। इसके ऊपर भी मैंने विस्तार से बना रखा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हो उस क्लास को देख करके। ठीक है ना? तो ध्यान देना। उसके बाद में आर्टिकल 111, जो कि विधेयकों पर अनुमति किसकी? आपकी, मेरी, नाजीना, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ही तो अनुमति देगा विधेयकों पर, तभी तो वो कानून का रूप ग्रहण करते हैं। कौन सा? 111(1)(1) राष्ट्रपति अनुमति देगा विधेयकों पर, तभी वो कानून बनते हैं, तभी वो अधिनियम बनते हैं, तभी विधि का निर्माण होता है। तभी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की भूमिका है कानून बनाने में, विधि निर्माण में। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन 2 ही, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ जी साथियों, आइए देखो आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। ध्यान दो, जो कि राष्ट्रपति बजट पेश करवाएगा सदन में, संसद में। करेगा कौन? वित्त मंत्री भारत का। करवाएगा कौन? राष्ट्रपति करवाएगा, जिसका संविधान में नाम क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 1 साल के आय व्यय का लेखा जोखा, उसे बोलते हैं बजट। 1 वर्ष का
आय का और व्यय का, इनकम कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, उसका जो ब्यौरा होता है उसे बोलते हैं बजट। और संविधान में इसका नाम क्या रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम रखा है, अनुच्छेद 112। ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी तैयार कर लेना कि हमारे बजट का संविधान में उल्लेख है। हां जी है, कौन से अनुच्छेद में है, तो 112 में है। या तो करने पड़ेंगे साथियों, मेरे जवानों, सोच क्या रहे हो, जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें तो अंगुलियों पे तैयार कर लो कि ये तो जरूर हम तैयार करेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन आए उसमें अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो हम तो इसे करेंगे। ठीक है ना, ऐसा वादा करो अपने से, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपको कि खुद पर और खुदा पर, भगवान पर भरोसा रखो और किसी पे भरोसा मत करो, किसी से भी कोई उम्मीद मत करो, बस अपने आप से उम्मीद करो। तुम्हारे अंदर है सर्वशक्तिमान, तुमने जो ठान लिया वो होगा, और आपने अगर मान लिया तो वो भी होगा। आगे देखो आर्टिकल 113, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया बताई है, जो प्राक्कलन होंगे ना उससे संबंधित। उसके बाद में आर्टिकल 114 जो कि विनियोग विधेयक, ये ध्यान देना, ये कई बार पूछा हुआ है, विनियोग विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, 114 में है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है सरकार से पहले कि हमें इतना अनुदान चाहिए, तो वो होता है विनियोग विधेयक, ध्यान देना। जो कि आर्टिकल 115 अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो संसद में अनुदान लिए जाते हैं ना, चाहे वो अनुपूरक लेना हो, चाहे अतिरिक्त लेना हो, चाहे अधिक लेना हो, उसके प्रावधान है 115 में। उसके बाद में आर्टिकल 116 अनुच्छेद 116 जिसके अंदर लेखानुदान, उसके बाद में प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ध्यान दो साथियों, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये तीनों शब्द ध्यान में रखना। तो ये कुछ सरकार से संबंधित अनुदान होते हैं जो संसद के सभा पटल पे रखे जाते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जो पारित होने के बाद में सरकार को अनुदान मिल जाता है। तो ऐसे कुछ प्रस्तावों के बारे में चर्चा की गई है प्यारे विद्यार्थियों यहां पे। हां जी, उसके बाद में आर्टिकल 117 जो कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। वित्त विधेयक, ये था धन विधेयक और ये है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में कौन से अनुच्छेद में है, 117 में है। कौन सी में, 117 में। उसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद 118, ध्यान दो, जो कि प्रक्रिया के नियम है इसके अंदर कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलेगी, उसके नियम बताए गए हैं, कैसे ये प्रकार से नियमावली तैयार की जाएगी, किस तरीके से कार्रवाई संचालित की जाएगी, वो सभी बातें। और इसके अंदर ही है 118(4) के अंदर एक अति महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना, जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये यहां पे 118(4) के अंदर लिखा हुआ है, नोट करना इस बात को। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो ध्यान देना, राज्यसभा का उप सभापति, सभापति नहीं उप सभापति अध्यक्षता करेगा। सभापति तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो संसद का सदस्य ही नहीं होता, उपराष्ट्रपति। इसलिए यहां पे कौन करेगा, जब लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, मान लो कोई भी कारण हो गया होगा, अनुपस्थित हो सकता है रामगढ़ की, खुदा के घर की, ये मानो टिकट कट गई हो, तो उस समय ध्यान देना राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता करेगा। तो ये 118 भी मोस्ट लगा लेना, अति महत्वपूर्ण है।
उसके बाद में आर्टिकल 119, अनुच्छेद 119, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी, वित्त से संबंधी जो कार्य ना, उनकी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, वित्तीय कार्यों का। उसके बाद में आर्टिकल 120 अति महत्वपूर्ण है, आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संसद में जो दोनों सदन है ना, उसके अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषा बताइए, हिंदी या अंग्रेजी। ध्यान दो साथियों, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई कौन सी भाषा में होगी, हिंदी या अंग्रेजी में होगी। लेकिन परंतु ये मान लो कि सदस्य उस समय कार्रवाई में कह दे कि मैं हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जानता, मैं तो अपनी मातृभाषा में कार्रवाई करवाना चाहता हूं, तो ध्यान देना, अध्यक्ष अगर अनुमति दे दे, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति अगर अनुमति दे दे, तो मातृभाषा में भी कार्रवाई हो सकती है। वैसे हिंदी या अंग्रेजी लिखा हुआ है, आई बात समझ में, तो ये भाषा ध्यान देना। उसके बाद में आर्टिकल 121, ध्यान दो साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन होगा, जो कि ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायालयों के न्यायाधीशों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, हटने संबंधी कोई भी प्रार्थना पत्र आया हुआ है, मान लो उनके ऊपर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति ने इस तरीके की अनुमति दे दी है, तो फिर चर्चा होगी। अन्यथा ध्यान देना कि न्यायाधीशों के ऊपर उनके आचरण को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर, न्यायालय की कार्रवाई के ऊपर, ध्यान देना इस बात पे। और अंतिम है आर्टिकल 122, यह भी महत्वपूर्ण है, न्यायालयों द्वारा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय, ध्यान देना, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, न्यायालयों के द्वारा भी ध्यान देना, संसद की जो कार्रवाइयां हुई है, संसद के जो कार्य हुए हैं, उनकी जांच न किया जाना, न्यायालय भी जांच नहीं करेगा। क्योंकि इसमें तो कहा है कि संसद न्यायाधीशों की जांच नहीं करेगा, न्यायालयों की, और इसमें कहा है कि न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे। तो इसलिए 120, 121, 122 तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना विस्तार से। यहां पर तो केवल हमने शब्द से और कर्म से देखा है, तो ये देखे आपने अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक कुल कितने होंगे, 44 होंगे, जो कि अध्याय 2 में संसद जिसका नाम है, ध्यान दो, व्यवस्थापिका जिसको हम कह सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब आपको लगाना है अति महत्वपूर्ण, तो ध्यान दो, एक तो लगाओ 79 संसद का गठन, एक लगाओ 80 जो कि राज्यसभा की संरचना, पहले राज्यसभा, उसके बाद में 81 जो कि लोकसभा की संरचना, सरल या सरला आप कह सकते हो। उसके बाद में 85, ध्यान दो, संसद के सत्र, 17वां कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जो कि सदनों की बैठक सदन के अध्यक्ष करेंगे, ध्यान दो। और उसके बाद में 86 जो कि सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। उसके बाद में 87 जो कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 स्थितियों में। उसके बाद में 88 वेरी वेरी मोस्ट, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार भाग लेंगे लेकिन मत नहीं देंगे। उसके बाद में देखो 93, ध्यान देना, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है अनुच्छेद 93 में। उसके बाद में देखो आगे
जो कि 100 में आप कह सकते हो गणपूर्ति। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, 1/10, 10वां भाग। उसके बाद में देखोगे 103 संसद सदस्य की निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयोग की सिफारिश पर, कहने पर, सलाह पर। हाँ जी, उसके बाद देखो 108 वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा आने वाला, जो कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा और 3 स्थितियां दी हुई है इसके अंदर, ये भी तैयार कर लेना। आजकल ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाने लगे हैं जिन पे आपको ध्यान देना है साथियों। ठीक है, आगे बात समझ में पल्ले पड़े है ना। हाँ जी, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों। हाँ जी, उसके बाद में देखो इसमें 110 धन विधेयक की परिभाषा, उसके बाद में 112 जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। उसके बाद में देखो 114 ध्यान देना विनियोग विधेयक। उसके बाद में 118 जो कि प्रक्रिया के नियम, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। उसके बाद में 120 जो कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और उसके बाद में आप देखोगे 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन होगा, न्यायाधीशों पर चर्चा नहीं होगी। और उसके बाद में 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, संसद की कार्रवाई की जांच न्यायालय नहीं करेगा साथियों। तो ये थे आपके सामने 79 से 122 तक। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। जो कि पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही कम समय रहा है, जिनका सबसे पहले 10 तारीख को, फिर उसके बाद में 17, उसके बाद में 24, जो कि 3 डेट दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपनी तैयारी को रफ्तार दो। जो भी आपने सोल्ट नोट्स बना रखे ना, उन्हें तैयार कर लो अच्छी तरीके से। जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना कम है, अब तो रिवीजन करो। पर जो मॉडल पेपर है, प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा निकालने की सोचो। मैं तो यही कहूंगा, जो मैंने अब तक 18 भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज बना दी, उनको एक बार आप जरूर देख लेना। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आपको उन्हीं में से मिलेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा दावा भी है। अच्छी प्रकार से उन 18 प्रश्नोत्तरियों को तैयार कर लेना, चाहे जल्दी जल्दी देख करके नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और आपने देखा कल रिट के एग्जाम की भी डेट डिक्लेयर कर दी हमारे मुख्यमंत्री ने। गौर करो साथियों, 25 अप्रैल आते हुए देर नहीं लगेगी, तैयारी के जुट जाओ जो रिट की तैयारी कर रही है वो। इसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट है या अन्य कोई तैयारी कर रही है, वो भी अपनी तैयारी को रफ्तार दो साथियों। आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत की जा सके उतनी मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अध्याय 3 की। ध्यान देना, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, अनुच्छेद 123, जो कि एक ही है, बहुत छोटा वीडियो बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। आज वाला तो आपने देखा बड़ा बना है, लेकिन है महत्वपूर्ण, इतना मैं बता देता हूं। ऐसी जानकारी आपको शायद ही कहीं मिलेगी एक जगह। हाँ, एक एक अनुच्छेद हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक जगह संग्रह करके शब्द से क्रम से आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ओके साथियों। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब अच्छी तरीके से इसे आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक अनुच्छेद को
अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक जो आप देख रहे हो आपके सामने है। भारतीय संविधान का भाग 5 अध्याय 2 संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक कुल 44 अनुच्छेद शब्द से क्रम से आप देख सकते हो। इन्हें तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे टाबरों, इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है। एक एक अनुच्छेद को नोटबुक में नोट कर लेना। जो मैंने कुछ मौखिक बातें बताई है वो भी नोट की होगी आपने, उन्हें भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। ओके साथियों, बाय।